दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एम लक्ष्मीकांत में। हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। कार्यकारी प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है। इसे मतलब संविधान की भाषा में कहा जाता है डी जूरे एग्जीक्यूटिव। और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, इसे कहा जाता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो राष्ट्रपति डी जूरे एग्जीक्यूटिव है और प्रधानमंत्री डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है? वास्तविक कार्यकारी शक्तियों वाला कार्यकारी प्रमुख। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन एवं नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, मतलब कोई विशेष प्रक्रिया इसमें नहीं दी गई है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो विशेष प्रक्रिया होती है, उस तरह से प्रक्रिया यहाँ नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट रूप से बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल तथा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उससे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार 1979 में किया गया। तब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद चरण सिंह गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एक स्थिति और भी है जब प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए अथवा उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। ऐसा तब हुआ जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना। हालांकि किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है, जो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। तो ये परिस्थिति 1984 में खड़ी हुई इस तरह की कि वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव और नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका उत्तराधिकारी न हो। तो ऐसी स्थिति में वो इस तरह से विवेक के साथ अपना निर्णय लेता है और राष्ट्रपति चुनाव के वह नियुक्त के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। ऐसा 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या पर उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो थे, उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा कर दिया। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना। तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई तब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया। ठीक है। और मतलब अगर गठबंधन सरकार की बात हो तो सरकार अपने विवेक के अनुसार साथ साथ मतलब व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग तो कर ही सकता है, साथ में मतलब बहुमत प्राप्त दल को वो आगे आने के लिए कहता है और 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार 1979 में किया गया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद चरण सिंह गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। एक स्थिति और भी जब प्रधानमंत्री के चुनाव और नियुक्ति के लिए व्यक्तिगत निर्णय लेता है, 1984 बात हुई और एक नया नेता चुनता है राष्ट्रपति, उसे अपने पास नियुक्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। ये स्थिति कब बनती है?
कि निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मान लो यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री के नाम कोई अन्य विकल्प नहीं है। अगर नया नेता चुना जाता है तो उत्तराधिकारी न हो तो फिर स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि संविधान में ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होगा उससे पूर्व वो लोकसभा में उससे पूर्व अपना बहुमत सिद्ध करें। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए, तब एक यथोचित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। मतलब बाद में तो करता ही है, लेकिन पहले कोई उस पर दबाव नहीं है कि वो बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए, बात ये है। उदाहरण के लिए चरण सिंह 1979 में जब मोरारजी देसाई जनता पार्टी के सरकार का जब पतन हुआ तो उस समय चरण सिंह 1979 में जब अगले प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा वीपी सिंह जो है 1979 में बनाए गए। इसके अलावा चंद्रशेखर 1990 में बनाए गए। इसके अलावा पीवी नरसिंह राव 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में। तो यहाँ पर जो सत्ताएं ठीक से नहीं बैठ रही थी, चरण सिंह रहे 1979, फिर 1979 में चरण सिंह इस तरह की स्थिति में बने। वीपी सिंह 1989 में, और फिर 1990 में, 1991 में। 89, 90 और 1991 जो है ये प्रधानमंत्रियों के जो टाइम पीरियड का समय है वो गठबंधन की सरकार के समय होता होगा, मेरा अनुमान ऐसा है। देखिए 89, 90, 1991 तीनों स्थितियों में तीन प्रधानमंत्री बन गए। 89 में वीपी सिंह थे, 90 में चंद्रशेखर और 91 में पीवी नरसिंह राव, और फिर 96 में आते हुए अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। और फिर एच डी देवगौड़ा जो है 1996 में जब वाजपेयी बने तो वो हार जाते हैं और देवगौड़ा फिर से बनाए जाते हैं। फिर आई के गुजराल जो है 1997 में बनाए जाते हैं। 96, 97 में भी 2-3 बार सत्ता परिवर्तन होता है, और पुनः फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में इस प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के भीतर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। 6 माह के लिए, 6 माह के भीतर नहीं, 6 माह के लिए कोई भी सदन का सदस्य न हो उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। मतलब यह है कि 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, चाहे वो लोकसभा का सदस्य न हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य न हो, उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। ठीक है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री जो था संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर मान लो देखें तो 1966 में इंदिरा गांधी जी, इसके अलावा देवगौड़ा 1996 में, इसके अलावा मनमोहन सिंह 2004-2009 राज्यसभा के सदस्य थे। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना ही चाहिए। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो निम्न सदन होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसका सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों की अगर बात बताऊं तो 1966 में इंदिरा गांधी, और 1996 में देवगौड़ा, मनमोहन सिंह 2004 में, 2009 में ये इस तरह के सदस्य थे। बात करते हैं शपथ, पदावधि और वेतन की। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करने के लिए अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ईश्वर की शपथ लेता है कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा जो विषय, उस किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए अपेक्षित हो तब तक मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा ऐसे विषयों को।
मतलब ये गोपनीयता की शपथ है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रह सकता है, और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय उसको पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब लोकसभा में बहुमत हासिल है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अपने विश्वास मत खो देने पर पद से त्यागपत्र देना होगा, अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। तो आपको बताता हूँ बर्खास्त कब किया गया, ऐसी स्थिति कब आई, जब बहुमत प्राप्त होने पर। तो मैं बताऊँ, देखिए वीपी सिंह जो थे 1990 में, और देवगौड़ा 1997 में लोकसभा में हारने पर त्याग पत्र दे देते हैं। वीपी सिंह 1990 में हारे थे, और 1997 में जो हैं देवगौड़ा साहब, ये स्थिति है। अब बात करें अगर प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते समय भत्ते की, तो वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त करता है। सन 2001 में संसद ने उसके व्यय विषयक भत्तों को 1500 से बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह कर दिया। ठीक है। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों की बात करें तो निम्नलिखित हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ देखें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के रूप में वह व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसके अलावा वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है, उनमें फेरबदल करता है। ठीक है। इसके अलावा वह किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उससे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति को हटाने के लिए कह सकता है प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति हटा देगा। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। इसके अलावा वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है। इसके अलावा वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। मतलब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। अब राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात करें, प्रधानमंत्री के अगर शक्तियों की बात राष्ट्रपति के रूप में कार्य और शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति के रूप में कैसे देखिए। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद की मुख्य कड़ी है। उसका दायित्व है, क्या दायित्व है देखिए, कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। देखिए, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। सूचना देना जरूरी है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद को सूचना देनी। इसके अलावा संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। मतलब कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगता है वह संघ की सारी जानकारी राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जाते हैं। मतलब ये है कि किसी भी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।
ये इसके राष्ट्रपति के संबंध में कार्य थे। मतलब वो मुख्य संवाद के रूप में कार्य करता है, कड़ी के रूप में। तो कड़ी के रूप में कैसे कैसे कार्य करता है कि वो एक तो संघ के कार्यकलाप प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा, राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। इसके अलावा जो जानकारी राष्ट्रपति मांगता है वो जानकारी देगा। इसके अलावा किसी विषय पर जिसे मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है, मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया, मंत्रिपरिषद ने किया है नहीं, तो वो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार रखे, प्रधानमंत्री रखेगा। तो ये तो वो राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच में मुख्य कड़ी कार्य करता है प्रधानमंत्री। ठीक। इसके अलावा राष्ट्रपति के संबंध में उसका दूसरा महत्वपूर्ण जो कार्य एवं शक्तियाँ हैं वो हैं कि वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक, इसके अलावा महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, इसके अलावा उसके सदस्य, इसके अलावा चुनाव आयुक्त, इसके अलावा वित्त आयोग का अध्यक्ष, इसके वित्त आयोग का अध्यक्ष सदस्य, इसके अलावा अन्य नियुक्ति के लिए संबंध में परामर्श देता है। ठीक। संसद के संबंध में अगर कार्य और शक्तियाँ देखें तो प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है लोकसभा का। इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। मतलब राष्ट्रपति को संसद का सत्र जो है आहूत करने और सत्रावसान यानी सत्र के अवसान के संबंध में परामर्श देता है प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य होता है लोकसभा को, तो उस संबंध में वो जानकारी देता है, मतलब सिफारिश करता है। इसके अलावा वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अन्य शक्तियां और कार्य देखें तो उपरोक्त 3 मुख्य भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की अन्य भूमिकाएं भी हैं, और वो भूमिकाएं क्या है 7-8 मैं आपको भूमिकाएं बताता हूँ। पहला वो नीति आयोग, जो योजना आयोग बदल करके नीति आयोग बनाया था, उस नीति आयोग नीति आयोग राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, इसके अलावा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय एकता परिषद, इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद, इसके अलावा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाओं का भी अध्यक्ष होता है। ठीक है। इसके अलावा वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूल रूप देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। इसके अलावा वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। ठीक है। आपातकाल के दौरान आपातकाल जो होता है आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। ये देखिए, आपदा प्रबंधन के समय आप लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है वो आपदा प्रबंधन के समय मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। मतलब देश का नेता होने के नाते विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उसकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। इसके अलावा वह सत्ताधारी दल का नेता होता ही है। इसके अलावा वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। वह सेनाओं का क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख मुझे लगता है राष्ट्रपति हैं। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह है प्रधानमंत्री, न कि राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए प्रशासक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की तो वो प्रधानमंत्री से होगी, ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं। मतलब अम्बेडकर साहब ने कहा कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वो प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। अब बात करते हैं भूमिका का वर्णन। कई प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रियों और संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका की, विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में उसकी व्याख्या की है। भूमिका का वर्णन देखें तो कई राजनीति शास्त्रियों, संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की जो भूमिका है उसकी व्याख्या की है, विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संदर्भ के रूप में। अब किस प्रकार से की है और किसने की है, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉर्ड मार्ले की। मार्ले क्या कहता है? मार्ले कहता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का वर्णन समान के बीच प्रथम तथा कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर के रूप में किया है। मार्ले कहता है कि कैबिनेट का प्रमुख समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है तथा वह
उस पद को धारित करता है जो काफ़ी दायित्वपूर्ण होता है, वह देश का सबसे प्रमुख प्राधिकारी होता है, ऐसा मार्ले कहता है। मार्ले क्या कहता है, प्रधानमंत्री का वर्णन जो है, समान के बीच प्रथम, समान सभी लोगों के बीच में पहला व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, और कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर के रूप में वर्णन किया। मतलब दो चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। तो मार्ले की व्याख्या करनी है तो एक तो लिख देना समान के बीच में प्रथम, दूसरा लिख देना कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर के रूप में। ठीक, कैबिनेट के रूप में लॉर्ड मुख्य प्रस्तर, लॉर्ड मार्ले कहता है कैबिनेट का वो प्रमुख लोगों के बीच में श्रेष्ठ होता है और उस पद को धारित करता है जो काफ़ी दायित्वपूर्ण होता है। इसी तरह हर्बर्ट मैरिसन जो है उसने क्या व्याख्या करी, सरकार के मुखिया के रूप में वह सबसे प्रमुख हैं, सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख है, लेकिन आज के दायित्वों में काफ़ी परिवर्तन आया है, हर्बर्ट मैरिसन ऐसा कहता है। विलियम वर्नर हरकोर्ट क्या कहते हैं, विलियम वर्नर हरकोर्ट उन्होंने प्रधानमंत्री को तारों के बीच में चंद्रमा की संज्ञा दी है, ये अच्छा है। ठीक है, जेनिंग्स कहता है वो सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं, वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है। जेनिंग्स जो है उसने तो सूर्य बना दिया इसको, और बाकी वालों को ग्रह में शायद मंत्रिपरिषद की बात कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं, ऐसा जेनिंग्स कहता है। इसके अतिरिक्त एजे लास्की की परिभाषा सुने, एच जे लास्की, उसने कहा कि प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट के संबंधों पर एच जे लास्की कहता है कि प्रधानमंत्री इसके निर्माण का केंद्र बिंदु है, इसके जीवन का केंद्र बिंदु एवं इसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है। मतलब जो कैबिनेट है उसका वो जीवन का भी केंद्र बिंदु और उसकी कैबिनेट का मृत्यु का भी केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसी धुरी बताया जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण मशीनरी घूमती हैं। ये एजिलास की वही हो गया, सूर्य वाली बात की जिस तरह से जेनिंग्स ने, उसी तरह से इसने बात कर दी। इसके अलावा एच आर जी ग्रीव्स क्या कहता है, मतलब सरकार देश की प्रमुख होती है। ठीक है, सरकार देश की प्रमुख है और वह प्रधानमंत्री यानी सरकार का प्रमुख है प्रधानमंत्री। इसके अलावा मुनरो जो है उसने प्रधानमंत्री के लिए कहा है कि वह राज्य की नौका का कप्तान है, राज्य की नौका का कप्तान है। इसके अलावा रैमजे म्योर ने कहा है कि राज्य के जहाज का मल्लाह है। बहुत सुंदर सुंदर मुझे यहाँ मिले हैं। मुनरो का कहना है कि वह राज्य की नौका का कप्तान है। इसके अलावा रैमजे म्योर ने कहा है कि राज्य के जहाज का मल्लाह है। जेनिंग्स कहता है कि वो सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। इसके अलावा तारों के बीच में चंद्रमा की संख्या विलियम वर्नर हरकोर्ट ने दी है। तो इस प्रकार ये व्याख्याएं होगी ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में प्रधानमंत्री की। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण और अहम होती है कि देखने वाले से प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं। इस प्रकार R.H. क्रॉसमैन कहता है कि युद्ध के पश्चात कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में पूर्णतः परिवर्तित हो गई है। इस प्रकार बर्कले कहता है कि संसद प्रायोगिक रूप से संप्रभु नहीं है, संसद जो है प्रायोगिक रूप से संप्रभु नहीं है। संसदीय लोकतंत्र अब ढह चुका है। ब्रिटिश व्यवस्था का प्रमुख दोष प्रधानमंत्री की सुपर मिनिस्ट्रियल शक्ति है। यही व्याख्या भारत के संदर्भ में भी सही है। ठीक है, यही व्याख्या जो है भारत के संदर्भ में भी सही है। मतलब R.H. क्रॉसमैन कहता है युद्ध के पश्चात कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में पूर्णतः परिवर्तित होगी। कैबिनेट सरकार की जगह बन गई है प्रधानमंत्री सरकार। इसके अलावा बर्कले जो है, बर्कले का कहना है कि संसद प्रायोगिक रूप से संप्रभु नहीं है, अब संसदीय लोकतंत्र ढह चुका है। ब्रिटिश व्यवस्था का प्रमुख दोष प्रधानमंत्री की सुपर मिनिस्ट्रियल शक्ति है। और यही व्यवस्था जो है भारत के संदर्भ में भी है। अब राष्ट्रपति के संबंध में उपबंधों की बात करूं मैं, तो संविधान में अनेक अनुच्छेद और इसके संदर्भ में उपबंध किए गए। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर प्रधानमंत्री के संदर्भ में बातें हुई हैं। तो संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित उपबंध हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध में, मतलब आपस में इनके रिलेशन के संदर्भ में कहा है, तो अनुच्छेद 74 लिखा गया है। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। ठीक, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।
अब जैसे आपने पढ़ा ना कि 72, 74 और 78 जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं तीनों ही चीज़ें। हालांकि 72 में जो है जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि संविधान का भाग 5 जो है 52 से 151 तक हैं, वह हमारा संघ से संबंधित हैं, और संघ में 52 से लेकर के 73 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात है। उसमें जो 52 से 73 तक है, उसमें जो 72 हैं वो राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह किसी मामले में उसके पास ये क्षमता है कि वह दंड आदेश के निलंबन कर सकता है, या उसका परिहार कर सकता है, या उसका लघुकरण भी कर सकता है। तो ये तो राष्ट्रपति के संदर्भ तक आता है 73 में। लेकिन 74 वाला जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, उस संदर्भ में आता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में पहला ही अनुच्छेद 74 ही है, जिसका जिक्र मैं भी कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और 75 में लिखा है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किए गए हैं। 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में लिखा गया है, और 77 में भारत के सरकार के कार्य संचालन का जो है 77 में लिखा गया है, और 78 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति इस पुनर्विचार की बाद दी गई सलाह के लिए सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक, इसके बाद अगर अनुच्छेद 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री के बारे में इसमें क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ऐसा अनुच्छेद 75 अ में लिखा गया है। 75 ब में लिखा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। 75 स में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। 75 3 में लिखा गया है। 75 1 में क्या लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, उसका प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा। 75 1 में। 75 2 में लिखा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा 75 3 में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 78 की बात करें तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य इसमें लिखे गए हैं। पहला है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेंगे। मतलब ये है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन से संबंधी कोई मामला हो, कोई भी विनिश्चय हो, इसके अलावा विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी मंत्रिपरिषद के किसी भी, यानी कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय जो हैं कैबिनेट के, वो राष्ट्रपति को संसूचित किए जाएंगे। इसके अलावा संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह देना भी कार्य अनुच्छेद 78 के तहत लिखा गया है। अनुच्छेद 78 1 में लिखा गया है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कर्तव्य में दूसरा कर्तव्य 78 2 के तहत है, वह है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो दे। इसके अलावा 78 3 में लिखा गया है, मतलब 78 ग क्या कहता है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अब बात करते हैं वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने। 6 मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने। 6 मुख्यमंत्री में एक तो मोरारजी देसाई हैं, एक तो चरण सिंह हैं, इसके अलावा वीपी सिंह हैं, इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव है, इसके अलावा एचडी देवगौड़ा है, इसके अलावा नरेंद्र मोदी भी राज्यों के मुख्यमंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई तत्कालीन बम्बई राज्य के 1952 से 1956 तक प्रधानमंत्री थे। बम्बई राज्य के 1952 से 1956 तक पहले ही चुनाव में ये बने थे मुंबई के मोरारजी देसाई। और 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। इसके अलावा चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के 1967 से 68 तथा 1970 के मुख्यमंत्री 1970 में मुख्यमंत्री थे, जो मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह जो थे अविभाजित उत्तर प्रदेश के 1967, 68 और 1970 में।
एक तो 67-68 में और फिर से बने 1970 में, जो मोरारजी देसाई के बाद में प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा वीपी सिंह की बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री बने दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक। ठीक, इसके अलावा पीवी नरसिंह राव और दक्षिण भारत से बनने वाले पहले नेता थे पीवी नरसिंह राव। इसके अलावा पीवी नरसिंह राव की बात करें तो ये प्रधानमंत्री 1971 बनने से पहले 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बाद में 1991 से 1996 के दौरान प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिंह राव दक्षिण भारत से बनने वाले और 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। पूरे टाइम पीरियड में पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और जून 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का मुखिया चुना गया। इनको संयुक्त मोर्चा सरकार 1996 में एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी भाजपा मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2001 से 2014 तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री वो रहे थे। 2001 से 2014 4 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। प्रधानमंत्री संबंधित अनुच्छेदों की बात करें तो 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग और परामर्श देना लिखा गया है। 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान का मतलब है कि सलाह देगा और 76 में लिखा गया है कि भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन लिखा गया है। इसके अलावा 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य लिखा गया है और 88 में लिखा गया है सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार। तो ये सारी जानकारी है और प्रधानमंत्री के कार्य को विशिष्ट तौर पर अनुच्छेद 78 में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 78 में कहाँ उल्लेखित किया गया है ये हमने अभी जाना। और इस प्रकार अनुच्छेद 78 में 3 चीज़ें थी, मैं बता चुका हूँ कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधायक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद की विनिश्चय जो है राष्ट्रपति को संसूचित करना। इसके अलावा कर्तव्य है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगता है वो देना। इसके अलावा किसी विषय को जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने नहीं किया है वो राष्ट्रपति की अपेक्षा किए जाने पर परिषद यानी काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत विचार रखने के लिए भी प्रधानमंत्री कर्तव्य परायण है।